नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के लगातार टॉपिक वाइज वीडियो हम आपको करा रहे हैं। तो जीव विज्ञान का आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें लगभग हमने आधी चीजें तो कवर कर दी थी कल, पर काफी सारी चीजें ऐसी थी जो रह गई थी, जो कि आज के इस वीडियो में समाप्त हो जाएंगी। और जितने भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में आए, उनको भी सभी को हमने साथ ही साथ शामिल किया है, ताकि आपको ये भी पता चलता रहे ना कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। लास्ट में क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे और स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज ये भी बता दें कि बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा, जो कि 19th नंबर टॉपिक वाइज वीडियो था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 20th यानी 20 नंबर का टॉपिक वाइज वीडियो जो है वो है। स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र से। पाचन तंत्र को तो बेसिक ये आप जानते हैं कि विभिन्न भौतिक और रासायनिक क्रियाओं एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल, छोटे और घुलनशील अणुओं में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब पाचन जो होता है वो आहार नाल और उससे संबंधित पाचन ग्रंथियां, दो ही चीजें आपको पढ़नी है। आहार नाल में किस प्रकार से पाचन आपका संपन्न होता है? तो सबसे पहले भोजन जो जाता है वो मुख्य गुहा में जाता है। जैसे आप खाना खाते हैं, लार जो होती है आपके, उसमें खाना जो होता है उसमें मिल जाता है। और टाइलिन एंजाइम या लारी एमाइलेज, वो भी आपका इसी में ही आपको मुख्य गुहा में मिलता है। उसके बाद भोजन जाता है ग्रास नली में, जहां पर भोजन को अमाशय तक ले जाना का काम। उसके बाद अमाशय में जाकर के यहाँ पर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन का पाचन इसी में ही होता है, और पेप्सिन एंजाइम आपको यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद खाना जाता है आंत में। आंत में, छोटी आंत में क्या होता है? वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन यहाँ भी देखने को मिल रहा है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है, यहाँ पर और कोई पाचन आपका नहीं होता है। तो ये हो गया आहार नाल के बारे में। अब इससे संबंधित पाचन ग्रंथियां, जैसे लार ग्रंथियों में सबसे पहला है टाइलिन, जो कि स्टार्च का पाचन पाचन का काम करता है, और लार ग्रंथियों में लाइसोजाइम भी आपका आता है। यकृत की बात करें तो यहाँ पर पित्त का उत्पादन होता है, उसके अलावा ग्लाइकोजेनेसिस, इसके अलावा यूरिया का संश्लेषण, और सबसे बड़ी ग्रंथि तो है यकृत, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। पित्ताशय की बात करें तो वसा का इमल्सीकरण होता है, इमल्सिफिकेशन। वसा का भंडारण भी यहीं पर होता है, वसा मतलब फैट। पित्त की बात करें तो पीएच मान इसका 7.7 होता है। पित्त आपका क्षारीय प्रकृति और लिपिड्स के पाचन और अवशोषण में सहायक होता है। बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। अब यही लाइन में लिखा हो ढेर सारी थ्योरी तो आपको याद करने में मजा नहीं आएगी, तो इसीलिए केवल पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, ऐसे आपको याद करिएगा। अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय रस का संश्लेषण करता है। इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्रावण भी अग्नाशय करता है। अब बात करते हैं आगे। अगला आपका जो है वो है कुछ एंजाइम के बारे में, जैसे सुक्रोज। ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में आपका परिवर्तित करता है। टाइलिन एंजाइम, यहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ऊपर तो उसके बारे में था, जो ये कौन सा क्या काम करता है उसको लेकर। जैसे टाइलिन जो है स्टार्च को पचाता है। माल्टेज जो है ये माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज जो है ये एमल्सीकृत वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। लैक्टेज जो है ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। इरेप्सिन जो इस शेष प्रोटीन और पेप्टोज है, इसको अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। आगे बात करते हैं अब कंकाल तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र आपका समाप्त हुआ। कंकाल तंत्र की बात करें तो कंकाल तंत्र जो है ये आपका अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल, इस तरीके से डिवीजन में देखने को मिलता है। कंकाल तंत्र के अगर कार्य की बात करते हैं तो ये क्या काम करता है? शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है। पेशियां जो होती हैं उनको जुड़ने का एक आधार प्रदान करता है। लाल रक्त जो कणिकाएं हैं उसका निर्माण का काम भी करता है। यहां से क्वेश्चन काफी बनता है। इसके बाद कुछ तथ्य की भी बात करें, जैसे सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है कंकाल तंत्र के अंतर्गत? तो आपका फीमर है, जो कि जांग की होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है, जो कि कान की होती है। मांसपेशी और अस्थि के जो जोड़ हैं उनको क्या कहते हैं? उसको टेंडन कहते हैं। और अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? तो इसको हम लिगामेंट कहते हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं थोड़ा सा हड्डियों के संदर्भ में विभाजन। जैसे मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी को पता है 206 होती हैं। बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 208 यहाँ पर लिखा है। वैसे तो आप देखेंगे ना बाल्यावस्था में आपको हड्डियों की संख्या लगभग 270 के करीब देखने को मिलती है। यही अगर आप देखेंगे जन्म के समय नवजात शिशु में, तो वहां पर 300 हड्डियों की संख्या मिलती है। बाद में जुड़ जाती है, इसीलिए उनकी संख्या जो है वो कम हो जाती है। यहाँ हालांकि 208 लिखा है, तो इसमें सुधार कर लीजिएगा। रीढ़ की हड्डियों की जो संख्या है वो 26, सिर की कुल हड्डियों की संख्या 29, कपाल में 8, फेसियल में 14, पसलियों की संख्या 24, जिसमें से 12 जोड़ी के हिसाब से, और कर्ण में 6 आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं, अच्छा एक ये भी है, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा भी देता है कंकाल तंत्र। अब एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि पूछा गया था बिहार प्राइमरी टीचर में, जो कि आपका पेपर हुआ था 24 अगस्त 2023 शिफ्ट 2 में, यानी कि
फर्स्ट फेज वाली वैकेंसी में पूछा गया था। पूछा क्या गया था, इनमें से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? सिरका है, हल्दी है, बेकिंग सोडा है, कौन सा सही होगा? तो हल्दी यहाँ पर अम्ल क्षार का संकेतक होता है। एक विलयन के पीएच के आधार पर एक पदार्थ का रंग परिवर्तित होता है, इसे एक अम्ल क्षार सूचक बनाता है। इसका यूज किया जाता है दृश्य रूप से ये पहचानने के लिए कि कोई वस्तु अम्लीय है या फिर क्षारीय प्रकृति की। अम्लीय के लिए पीएच वैल्यू 7 से कम और क्षारीय के लिए पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 से आपकी अधिक होती है। ये दोनों वैल्यू आपको पता होना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारा अगला श्वसन तंत्र के संदर्भ में। तो श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर के वायु का आदान प्रदान होता है। इन अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? फेफड़ा, फुफ्फुस। यहीं पर गैसों का विनिमय होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, मानव के जो श्वसन अंग तंत्र या उनके अंग हैं, उनमें आपको देखने को मिलता है क्या क्या, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वर यंत्र की। स्वर यंत्र जो होता है वो ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ने का काम करता है। मुख्य कार्य इसका क्या होता है? ध्वनि का उत्पादन करना, खांसने, निगलने या फिर श्वासोच्छ्वास और श्वसन मार्ग को सुरक्षा प्रदान करने में भी ये सहायक होता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र के अंग में दूसरा है नासिका, जो कि मुख द्वार के ठीक आपका ऊपर स्थित होता है। फेफड़ों की बात करते हैं अगला। तो फेफड़ों में आपका स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना है, एक जोड़ी के रूप में देखने को मिलता है ना, दो फेफड़े होते हैं। गैसों का आदान प्रदान करना होता है। दायां फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं। फ्लूरल मेम्ब्रेन फेफड़ों की सुरक्षा प्रदान जो है वो करता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट को लेकर के, जो कि आपका है एक क्वेश्चन है बिहार प्राइमरी टीचर में, और ये जो पूछा गया था कॉलीफॉर्म, फर्स्ट या सेकंड फेज वाली वैकेंसी में आया था। कॉलीफॉर्म क्या होते हैं? तो प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित जीवाणु जो होते हैं उनको कहा जाता है। और क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं, इसीलिए आपको सारे प्रीवियस ईयर रटे होने चाहिए। तो मल संदूषण के कारण होने वाला जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, क्योंकि इसमें रोगजनक यानी रोग उत्पन्न करने वाले जीव हैं, उनसे रोग फैलने की संभावना रहती है। प्रायः मल संदूषण में रोगजनकों की सांद्रता कम होती है और विभिन्न संभावित रोगजनकों की संख्या अधिक होती है। परिणाम स्वरूप एकत्रित किए गए प्रत्येक जल नमूने में रोगजनकों का परीक्षण करना अव्यवहारिक है। इसके बजाय कॉलीफॉर्म जीवाणु जैसे संकेतक जीव के परीक्षण के द्वारा अप्रत्यक्ष साक्ष्य के साथ रोगजनकों की उपस्थिति निर्धारित की जाती है। अब बात करते हैं अगला उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या? शरीर कोशिकाओं से जो वर्ज्य या विषाक्त पदार्थ है उनको बाहर निकालने की जो क्रिया विधि होती है उसको कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। अब सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र में एक एक अंग की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आंत को लेकर के। तो जो अन्न पचा भोजन होता है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम आंत के द्वारा किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं अगले की, जो कि आपका है यकृत। यकृत जो होता है वो आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल और रुधिर की अमोनिया को क्या करता है? यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में भूमिका ये निभाता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन का विखंडन करके उन्हें रक्त प्रवाह से अलग करने का काम भी यही करता है। अल्कोहल का निराविशन करना भी यही काम करता है। तो ये कुछ काम हो गए आपका यकृत के। उसके बाद बात करते हैं आपका त्वचा को लेकर के मनुष्य में। तो उपस्थित जो तैलीय ग्रंथियां होती हैं और श्वेत ग्रंथियां होती हैं वो क्रमशः सीबम और पसीने का स्राव जो है वो करती हैं त्वचा से संबंधित। उसके बाद आपका अगला है फेफड़ा। तो दो प्रकार के गैसीय पदार्थों कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन जो है वो आपका फेफड़ों के थ्रू होता है। लहसुन, प्याज और कुछ मसालों का उत्सर्जन भी आपका इसी फेफड़ों के थ्रू आपको देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं वृक्क को लेकर के। तो वृक्क में सबसे पहला रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का नियंत्रण करता है। शर्करा, अमीनो अम्ल आदि का निष्कासन करना काम है इसका। अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालना काम है इसका। दवाइयां, विष आदि जिसका प्रयोजन शरीर में नहीं होता उन्हें भी बाहर निकालने का काम जो है ये करता है। तो इतने सारे काम आपको वृक्क के देखने को मिलते हैं। अब एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था बीपीएससी के फर्स्ट फेज वाली वैकेंसी में, पीआरटी में आया था क्वेश्चन 24 अगस्त 2023 शिफ्ट 1 में। माता पिता से संतानों में लक्षण के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रूपांतरण, अनुवांशिकता, जीन। तो अनुवांशिकता आपका सही हो जाएगा। बाकी आप जानते हैं अनुवांशिकता के संदर्भ में कि जो मेंडल का पहला नियम है पृथक्करण का नियम, मेंडल का दूसरा नियम स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, मेंडल का तीसरा नियम प्रभाविता का नियम, ये इनके नाम याद रखिएगा। अगला आपका है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में सबसे पहला आपका है कि काम मेरुरज्जु का क्या होता है? तो काम मेरुरज्जु का होता है तंत्रिका तंत्र में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। मस्तिष्क से आने वाले जो उद्दीपन हैं उनके संवहन का काम भी जो है ये आपका मेरुरज्जु ही करता है। तंत्रिका तंत्र में
कि आपका तंत्रिका तंत्र के अंदर जब मेरुरज्जु की बात करेंगे तो उसके ये काम हो गए, पर तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है? तो तंत्रिका तंत्र के कार्य में आपका सबसे पहला यही है कि सोचने समझने और किसी चीज को याद रखने के साथ साथ विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने का काम तंत्रिका तंत्र का होता है। अब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क को लेकर के, जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बन चुका है और एक बार नहीं लगातार 2 बार बन चुका है। फर्स्ट फेज में भी क्वेश्चन आया था और सेम जो रिपीट क्वेश्चन है वो आपका सेकंड फेज वाले में भी रिपीट हो गया था पीआरटी में। अब देखिए मस्तिष्क में सबसे पहला है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में भी आपको देखने को मिलते हैं प्रामस्तिष्क, जिसको सेरिब्रम कहते हैं, जिसका काम देखेंगे तो अंतर संवेदी सहभागिता, स्मरण करना, संपर्क आदि के लिए उत्तरदायी आपका होता है। फिर आपका है हाइपोथैलेमस, जो कि भूख, प्यास, प्यार, घृणा, परितृप्ति तथा ताप को नियंत्रित करने का काम करता है। थैलेमस जो होता है ये सूचना प्रसारण केंद्र होता है। तो इनके जो क्वेश्चन बने थे ना वो इनके कामों से बने थे कि भूख प्यास इस तरीके से बन सकता है कि कौन से भाग का काम है, इस तरीके से। अगर मस्तिष्क के बाद दूसरा है मध्य मस्तिष्क, जो कि मध्य मस्तिष्क जो होता है वो संतुलन और आंख की पेशियों को नियंत्रित करने के केंद्र के रूप में काम करता है। उसके बाद आपका है पश्चिम मस्तिष्क, जिसमें आपका पोन्स आता है जो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करता है। सेरिबेलम आता है जो कि अनुमस्तिष्क है, जो कि समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की जो गतियां हैं उनको नियंत्रण करना, ये सब आपका आता है सेरिबेलम में। तीसरा आपका मेडुला ऑब्लांगेटा है, जहां से क्वेश्चन आया था रक्तचाप का नियंत्रण से। तो हृदय की धड़कन का नियंत्रण करना है, रक्तचाप का नियंत्रण है, श्वास की गति का नियंत्रण है, खांसना छींकना उल्टी का नियंत्रण है, या फिर पाचक रसों का स्राव है, ये सभी आपको देखने को मिलता है मेडुला ऑब्लांगेटा के अंतर्गत। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। बिहार प्राइमरी टीचर में पूछा गया था, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक, 7 से कम। तो 7 से कम होता है, यानी पीएच स्केल से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो जब एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षार के उदासीनीकरण से लवण बनता है तो परिणामी घोल आपका अम्लीय होता है। ऐसा आपका इसलिए होता है क्योंकि प्रबल अम्ल जल में पूरी तरीके से अलग हो जाता है, जिससे H+ आयनों की उच्च सांद्रता मिलती है, जबकि दुर्बल क्षार पूरी तरीके से अलग नहीं होता और इसलिए H+ को ये बेअसर करने के लिए कम OH- आयन प्रदान करता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि परिणाम स्वरूप घोल में H+ सांद्रता, और दूसरी बात ये सांद्रता से अधिक होती है, जिससे घोल आपका अम्लीय हो जाता है। बाकी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने नमक का पीएच वैल्यू 7 से आपकी कम होता है। आगे बात करते हैं अब रुधिर परिसंचरण तंत्र को लेकर के। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र में आपका मनुष्य और जंतु, कशेरुकी और कुछ अकशेरुकी जो हैं उनमें शरीर के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए एक तंत्र सुविकसित होता है, इसी को कहते हैं परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले परिसंचरण तंत्र का काम क्या होता है? तो ये करता है फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों तक ऑक्सीजन के परिवहन का काम। इसके अलावा अमोनिया, यूरिया या फिर आपका यूरिक एसिड आदि का शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जी अंगों तक परिवहन का भी काम करता है। इसके अलावा हार्मोन का अंतःस्रावी ग्रंथ से लक्षित अंगों तक ग्लूकोज का भी परिवहन का काम यही करता है। इसके साथ साथ जो वसीय अम्ल हैं, विटामिन आदि हैं, उनका अवशोषण करके शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन का काम भी यही करता है। अब इसके कुछ अवयव की बात करते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला है हृदय। हृदय की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि संपूर्ण शरीर में रुधिर का परिसंचरण का काम जो है वो हृदय करता है। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक आपके होते हैं, दायां और बायां अलिंद तथा दायां और बायां निलय कहलाते हैं, यही जो 4 कोष्ठक हैं। मनुष्य में हृदय सामान्यतः 72 बार प्रति मिनट स्पंदन करता है। हृदय की धड़कन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के द्वारा मापा जाता है। हृदय जो है वो 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अगला आपका इसी के परिसंचरण तंत्र में दूसरा है रुधिर नलिकाएं। अब रुधिर नलिकाओं की अगर बात करें तो आपका ये है धमनियां, जहां पर धमनियों की अगर बात करें तो रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम धमनियों का होता है। तो धमनियों में फुफ्फुस धमनी के अतिरिक्त सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर आपका प्रवाहित होता है। सिराओं की बात करते हैं तो विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक ले जाने का काम जो है सिराओं का होता है। ये रुधिर को एकत्रित करने का भी काम करता है। फुफ्फुस सिरा के अतिरिक्त सभी सिराओं में अशुद्ध रुधिर आपका प्रवाहित होता है। ये ध्यान से क्वेश्चन बन जाते हैं। रुधिर वाहिनियों की बात करते हैं तो ये आपका धमनियों को सिराओं से जोड़ने का काम करता है। अब बात करते हैं हम इसी के अंतर्गत रुधिर में परिसंचरण तंत्र को लेकर के, जो कि आपका परिसंचरण तंत्र के ऊपर आप जो वैल्यू देख रहे हैं पीएच स्केल, अभी दिखाया था ना आपको कि पीएच स्केल से क्वेश्चन बन जाते हैं।
तो पीएच स्केल देखेंगे रुधिर की, वो आपका 7.4 वैल्यू होती है रुधिर की। और ये आपकी कैसी प्रकृति है, क्षारीय है, क्योंकि पीएच स्केल के अकॉर्डिंग बताया था हमने। अच्छा, इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक आगे नए वीडियो का पहुंचता है। और लाइक तो सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। और इधर लाइक का जो टारगेट है वो 1000 लाइक का चल रहा है। जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इससे पहले वाली सभी पीडीएफ ऑलरेडी हम भेज चुके हैं, जो भी लाइक कंप्लीट हो चुके हैं वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो परिसंचरण तंत्र में दो टाइप होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र रुधिर का दाब तथा कम गति से जो है ये बहता है। और तिलचट्टा, कीट, मकड़ी आदि में आपको ये बेसिकली खुला परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है। बंद परिसंचरण तंत्र में रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है और इसमें सभी कशेरुका जो है, कशेरुकी हैं, उनमें ये पाया जाता है। रुधिर के अंतर्गत ही आपका तरल संवहनी संयोजी ऊतक है ये रुधिर, जिसमें रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा प्रोटीन आदि आपके उपस्थित होते हैं। अब अगला एक देखेंगे यहाँ पर पॉइंट, वो की है मानव रुधिर के बारे में। प्लाज्मा रुधिर में 55% होता है और रुधिराणु जो होते हैं वो लगभग 45% होते हैं। अब प्लाज्मा में भी क्या सीन है आपका, कि जल जो होता है वो आपका 91% देखने को मिलता है। कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ भी प्लाज्मा में होते हैं। मेन परसेंटेज देखेंगे। रुधिराणु की अगर बात करें तो यहाँ पर प्लेटलेट जो है वो रक्त का थक्का बनाने में काम में आता है। श्वेत रुधिराणु जो WBC होता है, इसी में वो प्रतिरक्षा का काम करता है, रोगों से लड़ने को लेकर के। और जो RBC होता है, लाल रुधिराणु, वो आपका भी इसी रुधिराणु में देखने को मिलता है। अब जो RBC है, इसकी भी अगर बात करें तो इसमें आपको एंटीजन ए और एंटीजन बी देखने को मिलता है। एंटीजन जो है, इसकी अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हम एंटीबॉडी जो है वो कहते हैं। अब इस तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे तो ये जो रुधिर है, मानव रुधिर, इसको लेकर के खोज किसने की थी, तो रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है वो की थी। अब इसमें भी टाइप आपको देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, ए बी और ओ। ए वाले में एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है, बी वाले में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए होता है। और स्मॉल और कैपिटल का ध्यान दीजिएगा। ए बी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, इसे सर्वग्राही कहते हैं ए बी को। और ओ वाला जो होता है, इसकी अगर बात करें तो एंटीजन अनुपस्थित होता है, एंटीबॉडी ए और बी उपस्थित होता है, इसे सर्वदाता कहते हैं। तो ए बी और ओ दोनों याद रखना है आपको। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका बिहार प्राइमरी टीचर ऑफिशियल पेपर 24 अगस्त 2023 शिफ्ट 2 यानी फर्स्ट फेज में आया था पीआरटी में, कि पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है। तो काम क्या है, इनमें से एक से अधिक है, यानी पुरुष में लैंगिक अंगों को विकसित करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करना, शरीर में शर्करा और लवण के स्तर को नियंत्रित करना। इस तरीके से आपका ऑप्शन यहाँ पर 4 वाला जो है वो एक से अधिक वाला सही होगा। अब यहाँ पर पीयूष ग्रंथि जो है, इसको मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, ये आपको पता ही है। ये हार्मोन को मुक्त करती है, जो कि पुरुष और महिलाओं दोनों में लैंगिक अंगों की वृद्धि और संचालन का नियमन का काम करता है, जिसे हम LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और पुटक प्रेरक हार्मोन के नाम से भी इसी में ही आप कहेंगे शामिल होते हैं। वृद्धि हार्मोन जो कि इसके द्वारा स्रावित होता है, सभी अंगों को वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। ADH जो होता है, ये आपका हार्मोन भी उत्पन्न करता है, जो वृक्क के जल का अवशोषण को प्रभावित करके शरीर में जल संतुलन को नियंत्रित करता है। और ACTH जिसको कहते हैं, इसमें कार्टिसोल के स्तर को नियंत्रित करता है, शरीर में ग्लूकोज के लेवल को भी ये प्रभावित करता है। क्योंकि पीयूष ग्रंथि शरीर में विभिन्न उद्देश्यों के लिए काम करते हैं, इसलिए एक से अधिक वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों की, जिसमें सबसे पहली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन दिखा दिया ऊपर कि आया है इसी से रिलेटेड, इसीलिए अब इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। प्रमुख हार्मोन जो होता है वो होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, और ये वृद्धि हार्मोन आपका देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें थायरोट्रोपिक हार्मोन भी होता है, वैसोप्रोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन होता है, मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन भी होता है। पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है, 0.6 ग्राम होता है। दूसरा आपका है अवट्टु ग्रंथि, जो कि आपका हार्मोन थायरॉक्सिन देखने को मिलता है। परावट्टु ग्रंथि पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोसिन हार्मोन देखने को मिलता है। अगला आपका है अधिवृक्क, जिसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसमें हार्मोन देखेंगे तो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, इसके अलावा मिनरालोकार्टिकॉइड्स, इसके अलावा लिंग हार्मोन इसी में ही आपको देखने को मिलता है। थाइमस ग्रंथि में थाइमोसिन, थाइमिन 1, थाइमिन 2। अग्नाशय में अल्फा कोशिका ग्लूकागॉन, बीटा कोशिका इंसुलिन, डेल्टा कोशिका सोमेस्टोस्टैटिन और एफ कोशिका अग्नाशय पॉलीपेप्टाइड। और ये अग्नाशय की जो ग्लूकॉन इंसुलिन है, इनसे क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं।
अगला आपका अंडाशय है, जो कि एस्ट्रोजन आपका महिलाओं में होता है और प्रोजेस्टेरॉन आपका महिला में गर्भ का निर्धारण में हेल्प करता है। इसके अलावा रिलैक्सिन हार्मोन भी आपका महिलाओं में ही होता है। वृषण जो है वो टेस्टोस्टेरोन पुरुष में होता है। एड्रीनेलिन मेडुला ये आपका एड्रीनेलिन लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन इस वाले पेपर में आया था जो कैंसिल हो गया था, फेज 3 वाला पीआरटी में, कि वायु प्रदूषण का जो प्रभाव है प्रायः इनमें से किस पर पाया जाता है? फूलों पर, तनों पर, पत्तियों पर? तो आंसर क्या हो जाएगा? पत्तियों पर पाया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण में, गैस विनिमय में शामिल होती हैं, तो इसे यही प्रभावित सबसे ज्यादा होती हैं। अब चिकित्सा से संबंधित कुछ आविष्कार की बात कर लेते हैं। जैसे विटामिन की खोज पंक ने की थी, विटामिन ए बी की खोज मैकुलन ने की थी, विटामिन डी हॉपकिंस। वैसे तो अधिकतर फंक का ही नाम देखने को मिलता है। इंसुलिन की खोज बैटिंग और बेस्ट ने की थी, पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी, डीडीटी की खोज पॉल मूलर ने की थी, टीका पोलियो का जो था जॉन सॉल्क ने किया था खोज, विषाणु की खोज इवानोवस्की काफी पूछा जाता है, आरएच कारक जो है आरएच फैक्टर उसकी खोज लाइन स्टेनर ने की थी, बीसीजी का जो टीका था यूरिन कॉलमेट ने, डीएनए की वाटसन और क्रिक ने की थी, हैजा के रोगाणु की रॉबर्ट कोच ने, रेबीज टीका था लुई पाश्चर खोज, जेनेटिक कोड अरविंद खुराना, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। अब मानव शरीर के महत्वपूर्ण कुछ तथ्य भी हैं, जैसे मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है, मूत्र का जो पीएच वैल्यू होती है वो 6 वैल्यू देखने को मिलती है, रक्त की जो पीएच वैल्यू है ये कुछ अभी आया ही था ऊपर 7.4, शरीर में कुल पेशियों की संख्या 639, शरीर का जो टेम्परेचर है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है सामान्य टेम्परेचर। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। रक्त कणों की संख्या, आरबीसी की संख्या पुरुषों में 5 से 5.5 मिलियन प्रति एमएम क्यूब होती है और महिलाओं में 4.5 से 5 मिलियन प्रति एमएम क्यूब। लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है यानी आरबीसी का? तो 120 दिन देखने को मिलता है। और श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितने को मिलता है? 2.5 दिन देखने को मिलता है। हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है पुरुषों में वो 14 से 16 ग्राम प्रति 100 यानी 100 सीसी रक्त होता है और महिलाओं में इसी प्रकार 12 से 14। आगे सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस है। सबसे छोटी पेशी कौन सी है? तो स्टेपिडियस है। दोनों के नाम याद रखिएगा। अब कीटों के द्वारा संचारित रोगों की बात जो है यहाँ पर करते हैं। सबसे पहला रोग है निद्रा रोग, जो कि आपका ग्लासिना पाल्पेलिस ये थ्रू होता है। हैजा की बात करें तो घरेलू मक्खी जो है इससे होता है। टाइफाइड जो है ये पेडिकुलस से होता है। सुर्रा रोग जो है वो टेबनस मक्खी के थ्रू होता है। कालाजार बालू मक्खी से होता है। चागास रोग खटमल से होता है। अब जंतु विज्ञान के कुछ शाखाएं और उनके जनक की बात करें, जैसे रुधिर वर्ग की कार्ल लैंडस्टीनर है, जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच हैं, अनुवांशिकी के जे मेंडल हैं, जंतु विज्ञान के अरस्तु हैं, चिकित्सा शास्त्र के हिप्पोक्रेटस हैं, सूक्ष्म जैविकी के लुई पाश्चर हैं, आधुनिक अनुवांशिकी के कौन है? मूलर, वार्गिकी के कौन है? कोरोलस लीनियस, प्रतिरक्षा विज्ञान के कौन है? एडवर्ड जेनर हैं, उत्परिवर्तनवाद के कौन है? ह्यूगो डी ब्रीज हैं। अब एक क्वेश्चन और बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी रद्द परीक्षा हो गई थी, इसमें आया था डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? क्रोमोसोम देता है, आरएनए देता है या जीन देता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जीन जो है ये देता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। अब विभिन्न कुछ संस्थान हैं उनके केंद्र हैं उनकी बात करते हैं। जैसे डीएनए फिंगरप्रिंट और नैदानिक केंद्र कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। मस्तिष्क अनुसंधान मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में है। जैव संसाधन और स्थायी विकास संस्थान कहाँ है? इम्फाल मणिपुर में है। अब कुछ पॉइंट लास्ट में और, बाकी तो लगभग सारी चीजें करा दी हैं। ईईजी इसकी लेकर के देखेंगे तो मस्तिष्क के अंदर से सिर की त्वचा में उत्पन्न जो वैद्युतीय गतिविधियां हैं उसकी अभिलेखन प्रक्रिया में आपका आता है। फुल फॉर्म देखेंगे तो इलेक्ट्रोएंसीफेलोग्राफी ये इसकी फुल फॉर्म है। ईसीजी जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय की वैद्युत गतिविधियों के अभिलेखन को लेकर के होता है। ईएमजी देखेंगे तो इलेक्ट्रो मायोग्राफी मांसपेशियों तथा मांसपेशियों का नियंत्रण करने वाली नसों की जांच से संबंधित हो जाएगा। अगला ईओजी है इलेक्ट्रोकोलोग्राफी रेटिना की विश्राम क्षमता के मापन की तकनीक है। कोल्ड ब्लड एनिमल वाले जंतुओं में सर्प, मगरमच्छ, मछली, कीट, गिरगिट, छिपकली जिनका ठंडा खून होता है।
हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त प्रणाली अनुपस्थित होते हैं और हाइड्रा में श्वसन विसरण के द्वारा आपका होता है। सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान के लिए -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर तरल नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है। लैक्टोबैसिलस का यूज दही बनाने में होता है। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है, इसको लेकर के जरूर ध्यान रखिएगा। ईस्ट अल्कोहल उत्पादन में होता है। एस्परजिलस साइट्रिक अम्ल बनाने में यूज में आता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में आपको देखने को मिलता है। ब्यूटेरिक जो अम्ल है वो मक्खन आदि में पाया जाता है। वृक्ष की आयु इसमें मौजूद वार्षिक वलयों को गिन करके की जाती है। ऑडियोग्राम कान से संबंधित होता है। मेमोग्राम वक्ष से संबंधित होता है। कार्डियोग्राफ हृदय की गति को अभियंत्रित करने वाला उपकरण है। मैग्नेटिक रेजोनेंस जो होता है इमेजिंग एमआरआई जिसको कहते हैं, ये आपका क्या काम करता है, संपूर्ण शरीर या अंगों में असामान्यता या विकृति का पता लगाया जाता है। देखा होगा ना एमआरआई वगैरह डॉक्टर वगैरह लिखते हैं। तो सारी चीजें हमने करा दी। वीडियो को समाप्त करने से पहले अब एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। उससे पहले हम ये बता दें कि साइंस का पूरा पोर्शन हमारा समाप्त हो चुका है, क्योंकि हमने फिजिक्स 2 पार्ट में करा दिया था, फिर केमिस्ट्री 2 पार्ट में पूरा कराया था, और अब जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी भी दोनों पार्ट, ये दूसरा ही पार्ट था जो कि पूरा आपका समाप्त हो चुका है। अब आगे या तो हम क्वेश्चन कराएं या तो कोई और टॉपिक वाइज में चीजें कवर कराएं, जैसे जनगणना वगैरह रह गया है, वो आप अपना सुझाव कमेंट में बता दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको आगे कराएंगे। बाकी ये सारी चीजें समाप्त होने के बाद अब प्रैक्टिस ही करना है। प्रैक्टिस सेट ही सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो आपको देखने को मिलेगा इसके बाद। अभी तब तक चल रहा है टॉपिक वाइज, इसलिए क्योंकि टॉपिक वाइज जब आएगा तो उससे फिर आपको प्रैक्टिस करने में ज्यादा आसानी होगी जब आप चीजें पढ़े रहेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताना है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, कमल है, रेफ्लेसिया है, बहुत बड़ा कैक्टस है, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बीपीएससी में, मेंस में, प्री में अलग अलग जगह आया है। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।